अस्सलाम वालेकुम। हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज के लेक्चर में इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग टर्म्स एंड कंसेप्ट वाले टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। सो लेट्स सी। देखिए, दो चीज़ें होती है, एक होता है स्टॉक और दूसरा होता है इन्वेंट्री। दोनों पढ़ेंगे। सबसे पहले हम स्टॉक पढ़ेंगे। स्टॉक क्या होता है? देखिए, जब भी कोई बिज़नेस परचेज़ करता है ड्यूरिंग अकाउंटिंग पीरियड, तो उस अकाउंटिंग पीरियड के दौरान जितनी भी वो परचेजेस करता है और सेल करता है, वो तो उस बिज़नेस के लिए गुड्स कहलाएंगे। लेकिन जो गुड्स एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड अनसोल्ड रह जाती है किसी भी कंपनी की, तो वो उस कंपनी के लिए स्टॉक कहलाया गया है। यानी जो चीज़ें बिकती नहीं है वो चीज़ कंपनी के लिए स्टॉक कहलाएगा। यानी फॉर एग्जांपल, एक शख्स है जो मोबाइल का बिज़नेस करता है, तो साल के दौरान जो है वो 500 मोबाइल परचेज़ करता है। अब उस साल के दौरान 500 मोबाइल में से वो 300 मोबाइल जो है वो सेल करता है। अब जब साल पूरा होता है तो आखिर में उसके पास 200 मोबाइल रह जाते हैं अनसोल्ड। तो अब वो 200 मोबाइल जो है वो उस दुकानदार के लिए क्या कहलाएगा? स्टॉक। अब देखते हैं डेफिनेशन को। द वैल्यू ऑफ दोज गुड्स विच आर परचेज फॉर रीसेलिंग एंड विच आर लाइंग अनसोल्ड एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। यानी वो गुड्स जो रीसेल पर्पज़ के लिए ख़रीदा जाता है और अकाउंटिंग पीरियड के आखिर में अनसोल्ड रह जाता है, तो इस किस्म के गुड्स को क्या कहते हैं? स्टॉक। और उन गुड्स की जो वैल्यू होगी वो स्टॉक वैल्यू कहलाएगा। अब स्टॉक जो है वो कितने किस्म के होते हैं? स्टॉक जो है वो दो किस्म के होते हैं। एक होता है ओपनिंग स्टॉक, दूसरा होता है क्लोजिंग स्टॉक। यानी साल के शुरू में बिज़नेस के पास जो गुड्स होते हैं वो ओपनिंग स्टॉक बिज़नेस के लिए कहलाएगा, और साल के आखिर में जो गुड्स अनसोल्ड रह जाती है वो गुड्स बिज़नेस के लिए क्या कहलाएगा? क्लोजिंग स्टॉक। यानी अगर टेक्निकली देखा जाए तो 31 दिसंबर को जो गुड्स कंपनी के पास रह जाएंगे वो तो क्लोजिंग स्टॉक कहलाएगा। अब एक ही दिन बाद यानी 1 जनवरी को वही क्लोजिंग स्टॉक जो है वो ओपनिंग स्टॉक बन जाएगी। यानी क्लोजिंग स्टॉक ही अगले एक दिन बाद क्या बन जाता है? ओपनिंग स्टॉक। तो स्टॉक के यही दो किस्म होते हैं, ओपनिंग एंड क्लोजिंग। देखिए, गुड्स और स्टॉक में थोड़ा सा फ़र्क है। गुड्स जो है वो कंपनी वाले परचेज़ करते हैं और सेल भी कर लेते हैं, लेकिन जो अनसोल्ड रह जाते हैं वो गुड्स फिर गुड्स से चेंज होकर क्या बन जाते हैं? स्टॉक। अब देखते हैं इन्वेंट्री को। व्हाट इज़ एन इन्वेंट्री? इन्वेंट्री इंक्लूड्स बोथ फिनिश गुड्स एंड कंपोनेंट दैट क्रिएट अ फिनिश प्रोडक्ट। यानी फिनिश गुड्स और उसके साथ जो जो कंपोनेंट्स रिक्वायर है फिनिश प्रोडक्ट को बनाने के लिए, तो वो भी इन्वेंट्री कहलाएंगे। यहाँ पर फिनिश गुड्स से मुराद वो गुड्स जो सेल पर्पज़ के लिए तैयार हो, यानी रेडी हो, यानी जिन्हें हम रेडीमेड भी कहते हैं, तो ऐसे प्रोडक्ट्स को फिनिश गुड्स कहा जाएगा। तो इन्वेंट्री को मज़ीद अच्छी तरह समझने के लिए हमें टाइप्स के ऊपर जाना पड़ेगा। सो लेट्स सी। There are four types of inventory. First, raw material. Second, work in progress. Third, finished good. And fourth, maintenance, repair and operations. तो चलिए स्टेप बाय स्टेप एक एक को देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं रॉ मटेरियल। व्हाट इज़ रॉ मटेरियल? देखिए, दुनिया में जितनी भी प्रोडक्ट्स है तो उन प्रोडक्ट्स के पीछे काफ़ी सारे कंपोनेंट्स का एक साथ होना होता है, तभी जाके एक प्रोडक्ट बनाया जाता है। तो उन कंपोनेंट्स को क्या कहा जाता है? रॉ मटेरियल्स। यानी फिनिश प्रोडक्ट बनाने के लिए जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है और उन चीज़ों को फैक्ट्री में साइकिल करके एक नया प्रोडक्ट बनाया जाता है, तो ऐसे कंपोनेंट्स को क्या कहा जाएगा? रॉ मटेरियल्स। अब देखते हैं डेफिनेशन को। रॉ मटेरियल्स आर ऑल द आइटम्स दैट योर बिजनेस यूजेज टू मैन्युफैक्चर फिनिश प्रोडक्ट। यानी हर उस आइटम को जो बिज़नेस यूज़ करती है ताकि वो एक फिनिश प्रोडक्ट बना सके, तो ऐसे आइटम्स को क्या कहा जाएगा? रॉ मटेरियल्स। तो चलिए एग्जांपल पर। अ कंपनी दैट मेक्स टी शर्ट हैज़ कंपोनेंट्स दैट इंक्लूड्स फैब्रिक, थ्रेड, डाइज एंड प्रिंट डिज़ाइन। यानी एक टी शर्ट बनाने के लिए इन चार चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि फैब्रिक यानी कपड़ा हुआ, थ्रेड धागा हुआ, डाइज यानी जो कलर वगैरह दिए जाते हैं, प्रिंट डिज़ाइन यानी जिसको टी शर्ट के ऊपर जो प्रिंट किया जाता है। तो अब ये चार आइटम क्या कहलाएंगे? रॉ मटेरियल्स, क्योंकि इसी चार चीज़ों की बुनियाद पर फिर एक टी शर्ट बनाया जाता है। अगर ये चार चीज़ें ना हो तो टी शर्ट का बनाना भी मुमकिन नहीं है। तो इसलिए इन चार चीज़ों को भी यानी इन चार आइटम को भी इन्वेंट्री कहा जाएगा। अब देखते हैं सेकेंड टाइप को। व्हाट इज वर्क इन प्रोग्रेस? ऑल द मटेरियल्स दैट योर फैक्ट्री फ्लोर हैज स्टार्टेड वर्किंग ऑन बट द प्रोडक्ट इजंट क्वाइट फिनिश्ड येट। यानी प्रोडक्ट को बनाने पे काम चल रहा है लेकिन अभी तक प्रोडक्ट बना नहीं है, यानी काम चल रहा है, तो ऐसे प्रोसेस को वर्क इन प्रोग्रेस कहा जाएगा। देखिए, आप एग्जांपल को देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द टी शर्ट्स विद द कोलेशन ऑफ रॉ मटेरियल्स। यानी जो चार चीज़ें थे उन चार चीज़ों के बाहमी मिलाप से एक टी शर्ट बनाया जाएगा। तो जब बाहमी मिलाप किया जाता है यानी प्रोसेस शुरू किया जाता है लेकिन टी शर्ट बनाया नहीं जाता, तो उस बनाने वाले प्रोसेस को क्या कहा जाएगा? वर्क इन प्रोग्रेस। तो ऐसे प्रोसेस को भी क्या कहा जाएगा? इन्वेंट्री। अब देखते हैं तीसरे टाइप पे। व्हाट इज़ फिनिश गुड्स? यानी द मोस्ट सिंपल टाइप ऑफ इन्वेंट्री। यानी प्रोडक्ट जब बन जाता है तो बस वो फिनिश गुड्स कहलाएगा। गुड्स विच हैव बीन कम्प्लीटली प्रोसेस्ड एंड ऑल रेडी फॉर सेल। यानी फैक्ट्री में उसका काम मुकम्मल हो जाता है और वो मार्केट में बेचने के लिए तैयार है, तो ऐसे
प्रोडक्ट्स को क्या कहा जाएगा, फिनिश गुड्स। सो फॉर एग्जांपल टी शर्ट्स अवेलेबल फॉर सेल, यानी टी शर्ट जो है वो रॉ मटेरियल्स मंगवा भी लिए, प्रोसेस भी किया और अब वो मुकम्मल भी हो चुके हैं। तो ऐसे टी शर्ट्स को फिर क्या कहा जाएगा, फिनिश गुड्स। देखिए फिनिश गुड्स को गुड्स भी कहा जाता है, स्टॉक भी कहा जाता है, यानी ऑल स्टॉक्स और इन्वेंट्री बट ऑल इन्वेंट्री और नॉट स्टॉक्स। यानी जितनी भी स्टॉक है उनको हम इन्वेंट्री कह सकते हैं, लेकिन सब इन्वेंट्री को स्टॉक नहीं कहा जाता। सिर्फ फिनिश गुड्स को जो है वो आप स्टॉक कह सकते हैं, और वो भी जब अनसोल्ड रह जाए एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। तो चलिए अब चौथे टाइप को देखते हैं, मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ऑपरेशन। ये क्या होता है, यानी ये नाम से ही दिखता है, यानी मेंटेनेंस, रिपेयर, ऑपरेशन। यानी फैक्ट्री के अंदर अगर कोई फॉल्ट आ जाए तो उस फॉल्ट को ठीक करने को क्या कहते हैं, मेंटेनेंस एंड रिपेयर। फॉर एग्जांपल आप देखते हैं, एज द नेम सजेस्ट, मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ऑपरेशन इन्वेंट्री इज एसेंशियल टू कीप योर फैक्ट्री ऑपरेशनल। यानी अपनी फैक्ट्री को चलाने के लिए वहाँ के सिस्टम को मेंटेन भी रखना पड़ता है, कोई चीज़ अगर ख़राब हो जाए इसको रिपेयर करना पड़ता है, यानी वहाँ के ऑपरेशन को इफेक्टिव रखना पड़ता है। फॉर एग्जांपल सेफ़ इन्वायरमेंट फॉर एम्प्लॉयज़, यानी एम्प्लॉयज़ के लिए सेफ़ कंडीशन रखना पड़ता है, यानी कोई ऐसे इन्वायरमेंट में उनसे काम नहीं कराना होगा कि उनकी सेहत को, लाइफ को ख़तरा पड़े। और दूसरा क्लीनिंग ऑफ फैक्ट्री ग्राउंड्स, यानी फैक्ट्री ग्राउंड्स को साफ़ रखना है। बाज़ औक़ात स्लिपरी होती है, एम्प्लॉयज़ गिर जाते हैं, गंदगी होती है, बीमारियां फैलती है उसे, तो उनको भी साफ़ रखना पड़ता है फैक्ट्री ग्राउंड को। तीसरा है फिक्स ब्रोकन मशीनरी, यानी मशीनरी में कोई ख़राबी वगैरह जाए तो उसको फिक्स करना। यानी जितनी भी मेंटेनेंस एंड रिपेयर वाले काम है, फैक्ट्री को साफ़ सुथरा रखना, ऑपरेटिव रखना यानी इफेक्टिव रखना और एम्प्लॉयज़ का ख्याल रखना, तो ये सब चीज़ें जो है वो मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ऑपरेशन में आता है। तो ये भी इन्वेंट्री का एक किस्म है, इन्वेंट्री का एक पार्ट है। अब देखते हैं डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड इन्वेंट्री, ताकि आप लोगों को इन दोनों का फ़र्क समझ में आ सके। स्टॉक में क्या होता है, डिटरमाइन बिजनेस रेवेन्यू, यानी जो सेल करते हैं यानी रेवेन्यू डिफाइन करता है कि बिज़नेस ने कितना रेवेन्यू किया। जबकि इन्वेंट्री हेल्प यू अराइव एट द सेल प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, यानी जब हम प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसके पर कितना प्राइस रखना चाहिए, इस चीज़ में क्या करता है, इन्वेंट्री हेल्प करता है, क्योंकि आपके पास इन्वेंट्री में रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, सब कुछ का हिसाब किताब होता है, तो इस वजह से सेल प्राइस मालूम करना आसान होता है। सेकेंड बुलेट पॉइंट, नीड टू बी अपडेटेड एंड मैनेज्ड ऑन डेली बेसिस, यानी रोज़ाना की बुनियाद पे आपने मैनेज करना है और अपडेट करना है, यानी रोज़ाना की बुनियाद पे आपने मार्केट प्राइस देखना है, स्टॉक यानी वेयर हाउस में चेक करना है कि कितना स्टॉक पड़ा हुआ है, कितना निकल गया, तो ये सब कुछ नहीं डेली बेसिस पे करना पड़ता है। जबकि इन्वेंट्री नीड टू बी अपडेटेड एंड मैनेज क्वार्टरली और ईयरली बेसिस, यानी इन्वेंट्री जो है वो फैक्ट्री में काम चल रहा होता है, लॉन्ग प्रोसेस होता है, तो आपको डेली नहीं करना पड़ता, यानी क्वार्टरली या ईयरली बेसिस पे आपने करना पड़ता है कि कितना आपने वर्क इन प्रोग्रेस किया, कितना आपने रॉ मटेरियल परचेज़ किया और कितना आपने फिनिश प्रोडक्ट बनाया। तीसरा बुलेट पॉइंट, बेस्ड ऑन करंट मार्केट वैल्यू, यानी मार्केट में जो वैल्यू चल रहा होता है स्टॉक की भी वैल्यू वही रखनी पड़ती है। जबकि इन्वेंट्री मेथड्स यूज्ड फॉर इन्वेंट्री वैल्यूएशन लाइक FIFO, LIFO एंड वेटेड एवरेज मेथड, यानी इन्वेंट्री की वैल्यू मालूम करने के लिए ये तीन मेथड यूज़ करने पड़ते हैं, FIFO, LIFO एंड वेटेड एवरेज मेथड। ये तीन जो एक मेथड है इन्वेंट्री की वैल्यूएशन मालूम करने के लिए, तो ये तीन मेथड जो है वो यूज़ होते हैं। जबकि स्टॉक में क्या होता है, जो करंट मार्केट प्राइस यानी मार्केट में इस टाइम जो प्रोडक्ट बिक रहा होता है, तो वही रेट जो है वो कंपनी वाले ने रखना होता है अपने स्टॉक के ऊपर। तो मुझे उम्मीद है अभी आप लोगों को स्टॉक और इन्वेंट्री के डिफरेंस का पता चल चुका होगा। अब कुछ और छोटे छोटे इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग टर्म्स एंड कंसेप्ट चले उसे भी देखते हैं। बैड डेब्ट्स, व्हाट इज़ बैड डेब्ट्स। देखिए जब भी कोई बिज़नेस किसी कस्टमर को क्रेडिट पे कोई चीज़ बेचता है यानी सेल करता है और बाद में वही कस्टमर बिज़नेस को पे नहीं करता यानी भाग जाता है, चुप जाता है या उसके पास पैसे नहीं होते, तो उस अमाउंट को बैड डेब्ट कहा जाएगा, यानी वो कंपनी का डेप्टर कहलाएगा और वो बैड डेब्ट बन जाएगा। तो ये कंपनी के लिए क्या होगा, लॉस होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है जो पैसा आना था वो कंपनी के पास आया नहीं, तो ये लॉस कंसिडर किया जाएगा। तो चलिए देखते हैं अब डेफिनेशन को। इट इज़ द अमाउंट दैट इज़ बिकम इररिकवरेबल फ्रॉम अ डेप्टर, यानी डेप्टर से हम वसूल नहीं कर पाते। इट इज़ एन एक्सपेंस फॉर अ बिजनेस, यानी बिजनेस के लिए एक एक्सपेंस में शुमार होगा, यानी जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे तो वहाँ पे ये एक्सपेंस में रिकॉर्ड होगा। अब देखते हैं सेकंड कॉन्सेप्ट को। देखिए जो कंपनीज अपने बिजनेस में एनिमल्स का यूज़ करे तो उन एनिमल्स को क्या कहा जाएगा, लाइव स्टॉक, यानी डोमेस्टिक एनिमल्स यूज्ड इन अ बिजनेस सच एज डॉग्स, हॉर्सेस का वगैरह, यानी कुत्ते, घोड़े, बैल, गाय वगैरह जो भी अपने बिजनेस में फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस यूज़ हो, तो उन एनिमल्स को क्या कहा जाएगा, लाइव स्टॉक। तीसरा कॉन्सेप्ट देखते हैं इंसॉल्वेंट। देखिए ऊपर जो बैड डेब्ट पड़ा था उसमें क्या था कि कस्टमर कंपनीज को पैसे नहीं दे पाता था, तो वो क्या बन जाता था, बैड डेब्ट। लेकिन इंसॉल्वेंट किसे कहते हैं, इंसॉल्वेंट में फिर बिजनेस जो है वो अपने क्रेडिटर्स को पैसे नहीं दे पाता, यानी जो कंपनीज ने कर्ज़ा लिया होता है तो बाद में कंपनी के पास इतना पैसा नहीं होता कि वो अपने कर्ज़े को चुका ले, तो फिर ऐसे कंडीशन में कंपनी क्या बन जाएगा, इंसॉल्वेंट, यानी कंपनीज आर कंसिडर्ड एज इंसॉल्वेंट। अ बिजनेस विच डजंट हैव इनफ कैश टू पे इट्स डेप्ट यानी लायबिलिटीज़। अब देखते हैं सॉल्वेंट यानी फोर्थ कंसेप्ट। अ बिजनेस विच हैव इनफ कैश टू पे इट्स डेप्ट, यानी अगर कंपनीज के पास इतना पैसा हो कि वो अपने क्रेडिटर्स को पे करें, यानी जो उनके ऊपर कर्जे वगैरह हो वो अदा करे, तो फिर वो कंपनी क्या कंसिडर हो जाएगा, सॉल्वेंट, यानी कंपनी इज़ कंसिडर्ड टू बी सॉल्वेंट।
इफ़ कंपनी हैज़ एनफ कैश टू पे इट्स डेफ्ट। फिफ्थ कंसेप्ट देखते हैं जीएसटी। जीएसटी और गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इज़ एन इनडायरेक्ट टैक्स इम्पोज्ड ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यानी मुल्क के अंदर जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई हो रहे हो, चाहे वो कंपनीज कर रहे हो चाहे इंडिविजुअल्स कर रहे हो, उनके ऊपर जो टैक्स लग रहे होते हैं तो उनको क्या कहा जाएगा, जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। फॉर एग्जांपल वेट, सेल्स टैक्स, एक्साइज टैक्स, सर्विसेज टैक्स, यानी बाज़ार में हम जो भी चीज़ें खरीदते हैं उन सब के ऊपर जो है टैक्स होता है। यानी फॉर एग्जांपल अब हम एक शॉप के पास जाते हैं, एक दूध का पैकेट खरीदते हैं और वो दूध का पैकेट जो वो 50 रुपये का देता है। अब 50 रुपये में जो दूध की कीमत है वो 45 रुपये और 5 रुपये जो है वो सरकार ने टैक्स रखा होता है, तो टोटल प्राइस जो है वो 50 बन जाता है। यानी ये 5 रुपये जो है वो सरकार की तरफ से टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स। तो ऐसे टैक्सेस को क्या कहा जाएगा, जीएसटी। अब देखते हैं अकाउंट। देखिए जितनी भी बिजनेसेस होते हैं वो सब कुछ का हिसाब किताब अपने पास रखते हैं, चाहे फिर वो सेल डे बुक हो, परचेज डे बुक हो, एक्सपेंसेस अकाउंट, एम्प्लॉयज़ अकाउंट हो, यानी जितनी भी ट्रांजैक्शन वो अपने बिज़नेस में करते हैं उन सब का हिसाब किताब अपने पास रखते हैं। तो ऐसे हिसाब किताब का रखना यानी जिस बुक में वो रखते हैं उस बुक को कहते हैं अकाउंट। यानी एन अकाउंट इज़ अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शंस रिलेटिंग टू पर्टिकुलर पर्सन और आइटम। अब देखते हैं एंट्री। व्हाट इज़ एन एंट्री। देखिए जब भी कोई बिजनेस अपने बुक ऑफ अकाउंट में कोई ट्रांजैक्शन लिखता है तो उस लिखने के अमल को क्या कहते हैं, एंट्री, यानी रिकॉर्डिंग ऑफ अ ट्रांजैक्शन इन द बुक ऑफ अकाउंट। जब भी कोई बिजनेस है वो कोई सेल करता है, अब उसी सेल को वो अपने बुक ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करता है, तो इस रिकॉर्ड करने के अमल को क्या कहेंगे, एंट्री। अब देखते हैं टर्नओवर। देखिए अकाउंटिंग पीरियड के दौरान कोई भी बिजनेस जितना भी सेल करता है तो उन टोटल सेल को क्या कहा जाएगा, टर्नओवर। इट इज़ द टोटल सेल्स मेड इन अकाउंटिंग पीरियड। यानी कोई भी कंपनी अपने अकाउंटिंग पीरियड में जितना भी सेल करता है वो सेल क्या कंसिडर किया जाएगा, टर्नओवर, यानी वो उस कंपनी के लिए टर्नओवर कंसिडर किया जाएगा। लास्ट देखते हैं एंटिटी। अ बिजनेस एंटिटी और एंटिटी इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन क्रिएटेड बाय एन इंडिविजुअल और इंडिविजुअल्स टू कंडक्ट अ बिजनेस। यानी इसका सिंपली मतलब ये बनता है कि जितनी भी कंपनीज़ है उनको एंटिटी भी कहा जाता है। यानी फॉर एग्जांपल नेस्ले कंपनी, कोकोला कंपनी या जितनी भी कंपनीज़ है तो उनको एज अ एंटिटी भी कंसिडर किया जाता है। यानी ये कौन बनाते हैं, ये हम बनाते हैं, आप बनाते हैं। मिसाल अगर मैं नेस्ले की बात करता हूँ तो मैं ये भी कह सकता हूँ अ बिज़नेस एंटिटी इंस्टेड ऑफ सेइंग नेस्ले कंपनी। तो कंपनीज़ को एंटिटी भी कहा जाता है। अब देखते हैं एग्जांपल को। यानी मार्केट में जितनी भी हमें शॉप दिखने को मिलते हैं, यानी अकेला शख्स जो दुकान चला रहा होता है और पूरे दुकान को वो खुद ही कंट्रोल करता है, तो उसे सोल प्रोप्राइटरशिप कहते हैं, यानी सोल प्रोप्राइटर, यानी वो सब कुछ खुद ही कंट्रोल करता है, तो उसके बिज़नेस को भी एंटिटी कहा जा सकता है। इसके अलावा जब दो या दो से ज़्यादा लोग जब शराकत करते हैं यानी उन्हें पार्टनरशिप कहा जाता है, तो उन्हें भी एंटिटी कहा जा सकता है। इसके अलावा कंपनीज़ जो होते हैं उनको भी एंटिटी कहा जा सकता है। आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है, तो मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर पे। अल्लाह हाफिज़।